सन 1985 आंखों में हजारों सपने लिए हुए एक नौजवान बैंक से बाहर आ रहा है। उसका 10,000 का लोन अप्रूव हो गया है। हाल ही में पिता का देहांत हुआ है और माता और बहनों की जिम्मेदारी कंधों पे है। वो एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम अपने माता और पिता के नाम पे जयराज रखता है। सन 2009 अपनी मेहनत और सामर्थ्य से वो नौजवान वो सब कुछ पा चुका है जिसकी कामना उसने 1985 में की थी। पर एक दिल में टीस है। टीस ये है कि वो ये देखता है कि पिछले 25 सालों में काम तो सिर्फ 5 सालों का किया है। 20 साल तो इसमें लग गए कि वो काम होगा कैसे। और इसी टीस की वजह से जन्म होता है IMSME ऑफ इंडिया का। आज 2024 के अंदर IMSME ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी बिजनेस मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। हजारों बिजनेस ओनर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने इसको मोस्ट रिलायबल बिजनेस मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के सम्मान से नवाजा है। जयराज आज जयराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन चुका है, जिसकी 7 फैक्ट्रीज भारत के विभिन्न कोनों में स्थापित है। और वो नौजवान आज हजारों लोगों का आदर्श है, जिन्होंने अपनी गाइडेंस से हजारों बिजनेसेस का मार्गदर्शन किया है और सैकड़ों लोग उनको अपना बिजनेस मेंटोर मानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ IMSME ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ जयराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मिस्टर राजीव चावला। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। आप जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था, अच्छा तो लग रहा था क्योंकि आप मेरे विषय में बोल रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं अब उतना नौजवान नहीं हूँ जितना आपने बार बार इस बात का जिक्र किया। पर यस, आज से लगभग 39 इयर्स बैक 1985 में मैं भी नौजवानों में ही आता था। और तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो बट इट्स सच अ प्लेजर कि आज 39 इयर्स के बाद उन विषयों पे बात हो रही है और आपके मुंह से सुन रहा हूँ। तो बहुत नौजवान तो नहीं सही, लेकिन सुनने में तो अच्छा लगा। मैं ये देख पा रहा हूँ कुछ आपकी आंखें भीग गई हैं। आपका शायद प्री कैप हुआ जीवन का। आप ये आंसू मतलब ये जो नमी है, इसको मैं कहूँगा, ये नमी पूरी जर्नी की नमी है। वो नेचुरली जब आप रिकॉल करते हैं तो उसमें सुख भी है, दुख भी है, उसमें संघर्ष भी है, उसमें अचीवमेंट्स भी है, चेयर भी है, उसमें बहुत लोगों का साथ है, बहुत अपनों का जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया तो उनका आशीर्वाद है, गुरुजी का ब्लेसिंग्स हैं और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं और भाई बहनों का साथ है, तो और मित्र, और फिर उन सब के बाद हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स जिनसे मेरा इंटरेक्शन रहा है इतने वर्षों में। क्योंकि मैंने तो खुद की जर्नी से तो 39 इयर्स मैंने बिजनेस में रहा, तो मैंने 39 इयर्स का काम सीखा। लेकिन बाकी इतने एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैं IMSME के माध्यम से जुड़ा रहा, तो मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 90,000 मैन ईयर्स का हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा लर्निंग्स हुई हैं 39 इयर्स के दौरान, तो ये इन नमी में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मतलब कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो ये समझ लीजिए कि एक मुकाम पर जब आप पहुँचते हैं तो आँख में धूल भी है, चेहरे पर धूप की झुलस भी है, वर्षों की संघर्ष भी है, और दिल में कुछ अचीव किया तो उसका एक सेटिस्फेक्शन भी है। और अबव ऑल जो आपने एक लेगेसी तैयार की कि आज अगर आप नहीं भी हैं या कल मैं नहीं भी हूँगा तो भी ये लेगेसी चल सके, तो उसके लिए जो फाउंडेशंस ले कर दी, मुझे लगता है कि वो एक अद्भुत सेटिस्फेक्शन है। तो बस ऐसे ही है ये जर्नी, और हंसते मुस्कुराते आगे और निकल जाए। मैं आपको सर 2009 में लेके जाना चाहता हूँ। ओके। आप 2009 में ऐसा क्या हुआ, ऐसा आप क्या सोच थी IMSME ऑफ इंडिया को लेके जो इसकी आपने स्थापना करी? इसकी स्टोरी बताइए सर। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कह ही दिया, और वो बहुत बेहतरीन बात। और मैं अगर उसको आज के पर्सपेक्टिव में कहूँ
तो मैंने 39 इयर्स बिजनेस में रहा, तो सही माने में बिजनेस में 5 वर्ष काम किया होगा। 34 इयर्स तो निकल गए ये ढूंढने में कि क्या करो, कैसे करो, बैंक से लोन कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स कैसे मिलेंगे, कंप्लायंसेस कैसे होंगी, बिजनेस का मॉडल कैसे होगा, फैक्ट्री कहाँ पे लगाओ, क्या मशीन लो, क्या टेक्नोलॉजी करो, कस्टमर कैसे मिलेगा, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इतना कुछ ढूंढने में 34 इयर्स और करने के लिए 5 वर्ष। तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक ही चीज़ है आज देने के लिए, कि मैं किसी नौजवान को आज वो रास्ता दिखाऊं कि वो 5 वर्ष में उतना पा ले जहां पहुंचने में हमें 39 इयर्स लग गए। तो ये जो है ये पॉसिबल है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज के ज़माने में जैसे गूगल मैप है, तो अब वो ज़माना गया जब आपको लोगों से रास्ता पूछना पड़ता था और जगह जगह आप पूछते थे रुक रुक के कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मुझे वहाँ जाना है, हाथ में नोट्स लेके या नक्शा बना के चलते थे। आप देखते होंगे, मुझे याद है बीबी की शादी के कार्ड्स जब आते थे, तो अगर दूल्हा शादी का वेन्यू कहीं दूर हो तो वो पीछे रोड मैप भी बना रहता था। तो लेकिन अब आप देखिए कि गूगल मैप आप देखिए वो आपको न केवल सही रास्ता बताएगा बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस भी देगा कि किस रास्ते में टोल लगेगा, किस रास्ते पे क्या होगा। तो बिजनेस में भी अगर इस तरह का गूगल मैप एक बन जाए जो एक बिजनेस को राह दिखा सके, ऑप्शंस दे सके, प्रोज एंड कॉन्स बता सके साथ के साथ, तो वो जल्दी हो जाएगा और वो फर्स्ट टाइम राइट हो जाएगा एंड एवरी टाइम ऐसा ही होगा। तो इसीलिए हमने मेरे मन में एक विचार था, तो मैंने IMSME ऑफ इंडिया का गठन किया कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बने जो एंटरप्रेन्योर्स को वन स्टॉप एक ही जगह पर सारे सॉल्यूशंस दे और फर्स्ट टाइम राइट दे, एवरी टाइम दे। सो IMSME ऑफ इंडिया इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर्स so that entrepreneurs save their time, energy and money through the tried, tested, credible, affordable, ready-made solutions that entrepreneurs share amongst each other. तो entrepreneurs ही entrepreneurs की कारों को रास्ता दिखाते हैं, प्रोफेशनल्स दिखाते हैं, और जहाँ गलती मैंने की वहाँ आप ना करें। आई होप कि पीपल डोंट हैव टू री इन्वेंट द सेम व्हील ओवर एंड ओवर अगैन। इम्प्रूव करिए, आगे चलिए, इनोवेशन करिए, पहले से बेहतर करिए, जो हमने किया उससे और आगे बेहतर करिए। लेकिन फिर से वही चीज़ ढूंढने निकलें तो फिर तो प्रगति नहीं, कम धीरे होगी। तो इसी को तेज़ करने के लिए, लोगों में जोश भरने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो बिज़नेस में एक फेयर फैक्टर रहता है कि कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फेलियर होगा तो आगे, क्योंकि फेलियर के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों को आगे फिर रास्ता दिखे। बहुत से लोग उस अंधकार में खो जाते हैं। तो ये फियर ऑफ फेलियर कम हो जाए और एक प्रॉपर मार्गदर्शन हो जाए, एक रोशनी हो और श्योर शॉट हो, ताकि लोग अपने फिंगर्स बर्न न करें शुरू में। तो बस इसीलिए IMSME ऑफ इंडिया मैंने प्रारंभ किया मित्रों के साथ। आज मुझे खुशी है कि हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स पूरे भारत में बल्कि विश्व के हर कोने में इसके साथ जुड़े हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। B2B बिजनेसेस भी आते हैं, सॉल्यूशंस भी एक दूसरे को देते हैं और सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो सर, IMSME ऑफ इंडिया 2009 के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ही यूनिक नेम है, ये आज का रेलेवेंट नेम लगता है। तो ये इस नाम को रखने की सोच और कहाँ से डेवलप हुई है? आप ठीक कह रहे हैं। 2009 में जब मैंने इस नाम को सोचा, इनफैक्ट ये नाम मेरे जहन में उससे भी 2-3 साल पहले से था कि मैं सोचता था कि जब ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा तो जिसमें एक प्राइड हो, एक गर्व हो और आइडेंटिटी हो। अदरवाइज एक छोटे से एंटरप्रेन्योर की क्या आइडेंटिटी है? मैं उस ज़माने से आया हूँ जहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। वो लोग जो सिविल सर्विसेज में होते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IRS ऑफिसर्स, फिर उसके बाद मिलती है कंपनीज़ के CEOs को, बैंक्स के मैनेजर्स को, चीफ CEOs
या MDs ऑफ बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, तो गवर्नमेंट में हो, कहीं भी हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, तो ऑफिसर्स को, एजुकेशन को, फिर प्रोफेसर्स को, R&D, इन सबको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन आप यकीन मानिए, एक छोटे एंटरप्रेन्योर को मैंने वो टाइम देखा है जो लास्ट कैटेगरी में होता था। शायद उनकी शादी भी सबसे एंड में होती होगी, क्योंकि क्या करता है लड़का या क्या करता है बेटा, तो जी अभी तो उसने छोटा सा एक बिज़नेस प्रारंभ किया है, एक टाइनी स्टार्ट किया है। तो मैंने वो टाइम देखा है। तो उस टाइम के बाद अब वक्त बदल गया है। इन पिछले 30-40 सालों में मैंने बहुत बदलाव देखा है। आज एंटरप्रेन्योर होना एक बड़े गर्व की बात है। तो मैंने भी जब 15 साल पहले इस इंस्टीट्यूशन को रखने सोचा, तो मुझे लगता था कि एक प्राइड होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन का नाम ऐसा हो कि लोग गर्व से कहें। तो इसीलिए हमने इसका जो टैगलाइन रखा, वो रखा प्राउड टू से। तो इन सिंपल वर्ड इट इज़ प्राउड टू से आई एम SME ऑफ इंडिया। और फिर IMSME ऑफ इंडिया का नेचुरली फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया। तो ये नाम मैंने बड़े सोच समझ के रखा, 2-3 साल मन में रखा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आज हर जगह MSMEs की बात होती है, एक मिनिस्ट्री ऑफ MSME भी है, लेकिन उस समय MSME शब्द वो भी नया था ऑलमोस्ट। और क्योंकि ज़्यादातर लोग बात होती थी कि टाइनी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, तो MSME भी एक नया वर्ड तभी कॉइन ही हुआ था। 2006 में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ MSME बनी थी। तो इन दोनों चीज़ों का मिश्रण है IMSME ऑफ इंडिया में। और मुझे खुशी है, अभी बहुत से रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस, रिनाउंड स्लोगन्स इसी को लेते हैं। आई एम न्यू इंडिया, ये स्लोगन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए दिया। आई एम बुद्धा, मेरे दोस्त हैं विवेक अग्निहोत्री, उनके ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का नाम है। तो आज आई एम SRK, शाहरुख खान का आज हैंडल है, इंस्टा हैंडल है। सो IMSME ऑफ इंडिया 15 साल पहले हमने भी सोचा था। तो गर्व से कहो IMSME ऑफ इंडिया, प्राउड टू से IMSME ऑफ इंडिया। सर, मैं इसके साथ थोड़ा, आपने यहाँ पर ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है जो MSMEs और SMEs हैं इंडिया की। मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए उनका कंट्रीब्यूशन GDP में और इंडियन इकोनॉमी पे। अगर मैं MSME की परिभाषा आज बताऊं, अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि MSME क्या है। मुझे आज भी पहला सवाल झिझकते हुए जो एक कोई उद्यमी करता है, एक बिजनेसमैन करता है, तो ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ MSME, ये MSME है क्या। तो मैं आप सबके लिए और सभी दर्शकों के लिए बात बताऊं, सभी व्यूअर्स को ये बात बताऊं कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनका इसी को शॉर्ट फॉर्म कहते हैं MSME। और इसके अलावा एक ही सेक्टर और है, वो है लार्ज सेक्टर। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज बिजनेस को साइज के हिसाब से इन 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। माइक्रो वो सेक्टर है यदि आपकी 5 करोड़ तक की टर्नओवर हो, और बिजनेस में जो निवेश है प्लांट एंड मशीनरी में वो यदि 1 करोड़ तक का हो, तो ऐसे बिजनेस को माइक्रो बिजनेस कहा जाता है। अब ये चाहे वो रोड साइड वेंडर हो, चाहे आप छोटा सा रेस्टोरेंट चलाएं, चाहे आप एक ब्यूटी पार्लर चलाएं, चाहे जैसे आज कैमरामैन हैं वो अगर इंडिपेंडेंटली सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एक फोटोग्राफर है, एक आर्किटेक्ट है जो इंडिपेंडेंट काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो ये सभी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग एक एंटरप्रेन्योर हुए और ये सभी माइक्रो सेक्टर में आ गए। तो जब तक 5 करोड़ तक का डोमेस्टिक टर्नओवर, और मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी में जब निवेश जो है वो 1 करोड़ तक का है। सेकंड कैटेगरी है स्मॉल, कि जब आपका निवेश अब 10 करोड़ तक का हुआ, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का हुआ, और आपका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक का हुआ, तो ऐसे बिजनेस को स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाता है कि निवेश 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में, और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा लेकिन अप टू 50 करोड़ डोमेस्टिक टर्नओवर। इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर को काउंट नहीं करते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है मीडियम की,
जब आपका प्लांट एंड मशीनरी में निवेश 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में हो और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ऊपर और 250 करोड़ तक का हो, तो वो मीडियम एंटरप्राइज हुआ। एंड बियॉन्ड 50 करोड़ का निवेश या बियॉन्ड 250 करोड़ का टर्नओवर, वो एक लार्ज कॉरपोरेट हो गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे ये डिफाइन किया गया है। और सभी तरह का बिजनेसेस, चाहे वो सर्विस सेक्टर हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, कंसल्टेंसी है, किसी भी तरह का बिजनेस हो, वो सभी इसी में इंक्लूडेड है। तो अगर इस डेफिनेशन से देखें तो भारत के 99% बिजनेसेस उनका टर्नओवर 250 करोड़ तक का ही होगा और बहुत ही कम हैं जो कॉरपोरेट्स हैं जो 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करते हैं। तो यानी भारत के 99% बिजनेसेस MSMEs हैं। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट से, भारत में जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारी वर्कफोर्स, अगर आप सभी सरकारी कंपनियों को देखें, जिसमें रेलवे, डिफेंस को भी ले लें, भारत सरकार को ले लें, तो भारत सरकार के साथ लगभग 5.5% लोग काम करते हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है। जो लार्ज कॉरपोरेट सेक्टर है, जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 250 करोड़ से ऊपर के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें लगभग 2.5% ऑफ द वर्कफोर्स काम करता है। 92% ऑफ द वर्कफोर्स जो देश में है वो MSME सेक्टर में काम करता है या एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ा है। तो इसीलिए जो पूरे इंडिया का वर्कफोर्स है वो 92% वो MSME और एग्रीकल्चर इसी के साथ जुड़ा है। तो आप इसी में देख लीजिए। फिर आप भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखिए तो लगभग 45% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो MSME सेक्टर में होती है। लगभग 40 से 45% एक्सपोर्ट भी MSME सेक्टर से ही होता है। भारत की GDP में लगभग 33% हिस्सा MSMEs का है। तो ये तो बहुत बड़ा रोल है। और मैं फिर कहता हूँ, GDP में हिस्सा 33%, लेकिन एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं 92% वर्कफोर्स को। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ इनकम, वो इस सेक्टर में है। तो MSMEs का सेक्टर बहुत वेरिएंट भी है, बहुत डायनेमिक भी है, बहुत वास्ट भी है और हालांकि आज तक कोई गिन ही नहीं पाया है, लेकिन लगभग 7.5 करोड़ बिजनेसेस भारत में होंगे जो MSME सेक्टर्स में हैं। उसमें अच्छी बात यह है कि लगभग 4.5 करोड़ बिजनेसेस ने एज MSME अपने आप को रजिस्टर भी कर लिया है भारत सरकार के पोर्टल पे, तो जो कि एक अच्छी पहल है फॉर्मलाइजेशन की तरफ, जो कि शायद पहला कदम है। हमारे व्यूअर्स के लिए मैं ये कंफर्म करवाना चाहता हूँ आपसे कि जो MSME की डेफिनेशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस क्या दोनों बिजनेस आते हैं? मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि MSME में हर तरह के बिजनेस आते हैं, चाहे सर्विस से हो, मैन्युफैक्चरिंग से हो, लॉजिस्टिक्स में हो, कंसल्टेंसी में हो, रोड साइड वेंडर हो, आप सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, इवन शॉपकीपर्स और रिटेलर्स जो हैं वो भी MSME सेक्टर में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके सर, अब 2024 में है सर, हम IMSME ऑफ इंडिया इन MSMEs की किस तरीके से हेल्प कर रहा है? ओके, IMSME ऑफ इंडिया एक ऐसा नॉलेज प्लेटफॉर्म है, अगर आप मुझे एक शब्द में बोले तो वी आर अ नॉलेज बैंक। इट्स लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ एक्शनेबल एक्सपीरियंसेस। ये एंटरप्रेन्योर्स का अद्भुत एक्सपीरियंस है। जब हजारों एंटरप्रेन्योर्स आ गए तो वो एक साथ उस नॉलेज बैंक को शेयर करते हैं, और ये IMSME का पहला अप्रोच है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक दूसरे को ट्राइड, टेस्टेड, क्रेडिबल, अफोर्डेबल, रेडीमेड सॉल्यूशंस देते हैं। और इसके साथ के साथ हम एग्रीगेशन भी करते हैं। मेरा मानना है कि अगर MSMEs अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, इकट्ठे हो जाएं, तो वो लार्ज कॉर्पोरेट से भी बड़े हैं। उदाहरण के लिए हमने सबसे पहला अपना MOU एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया। तो उस समय मुझे याद है कि बहुत हमारे लिमिटेड मेंबर्स थे, बट हमने एक MOU किया। हमने बोला कि हम आपसे 5,000 कारें इंश्योरेंस कराएंगे।
हम आपसे 3,000 फैक्ट्रीज की इंश्योरेंस खरीदेंगे, जो फायर इंश्योरेंस या पेरिल्स की जो इंश्योरेंस है, और मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे हम आपसे 5,000 फैमिलीज का। तो हमें अद्भुत डिस्काउंट मिला। अच्छा। क्योंकि एक लार्ज कॉरपोरेट ही ऐसी बात कर सकता है कि मुझे 5,000 कारों की इंश्योरेंस करानी है। तो हमने एज IMSME ऑफ इंडिया अपने सभी मेंबर्स का एक सर्वे किया और हमने देखा कि हमारे मेंबर्स के पास एक शहर में 5,000 कारें हैं। तो हमने उसके लिए नेगोशिएट किया, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल आ गया। इस लेटर ऑन हमने एग्रीगेशन मॉडल को हर जगह इंप्लीमेंट किया। हमने सोलर रूफ टॉप्स के लिए इंप्लीमेंट किया, हमने मशीन्स और जनरेटर्स खरीदने के लिए किया, हमने रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल किया। इवन हमने डीजल और पेट्रोल सप्लाई कंपनीज के साथ MOU किया कि हमारे मेंबर्स, आज भी मेरे मेंबर्स को जो डीजल है वो लगभग ₹1.5 लीटर सस्ता मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाई अप, बिकॉज when you come together, तो आप इन वॉल्यूम्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये कलेक्टिव बाइंग का मेरे ख्याल से नायाब तरीका है और ये शायद देश के हर शहर में किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और मैंने आपसे बताया कि जब हमने IMSME को क्रिएट किया था और फॉर्मलाइज किया था 2008-2009 में, तो उस समय ये जो अब आजकल तो ऐप के ज़रिए से बहुत कुछ एग्रीगेशन हो रहा है, कुछ बहुत कंपनीज आ गई हैं, बट उस ज़माने में ऐसी कंपनीज नहीं हुआ करती, ये टेक बेस्ड कंपनी, ये एग्रीगेशन कंपनीज। तब हमें करना पड़ा और हालांकि ये काम हमारा नहीं था, लेकिन क्योंकि और प्लेयर्स नहीं थे, प्राइवेट लोग इसमें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, तो हमने किया। लेटर ऑन हमने देखा कि बहुत सी कंपनीज आ गई हैं। अब जैसे ERP है, आज क्लाउड बेस्ड ERP सॉल्यूशंस हैं जो हमारे मेंबर्स को मिलते हैं एट राइट प्राइसेस। फिर भी हम जहाँ भी देखते हैं कि कहीं एग्रीगेशन की संभावना है, कहीं हम अपने मेंबर्स को इकट्ठा करके एक साथ मशीन ले लें, एक साथ हम इंटरनेशनल टूर कर लें, एक साथ किसी ट्रैवल कंपनी के साथ MOU साइन कर लें कि हम आपसे टिकट्स लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आज अगर हम एक साथ अपनी बात करूं तो आई एम लार्जर देन द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट इन इंडिया, आई मीन विद थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आई मीन अगर मैं सबकी कारें गिन लूं और कहूं मुझे इतनी कार की इंश्योरेंस चाहिए, या इतने लोग इस साल एयर टिकट लेंगे, या इतने लोग यहाँ ट्रैवल करेंगे, हम लोग मिलकर नई कार्स खरीदेंगे, हम लोग मिलकर कोई स्कूटर खरीदेंगे, कोई मशीन खरीदेंगे, तो वो जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो यही एग्रीगेशन मॉडल है। तो बट अच्छी चीज़ ये है कि हमारे ही मेंबर्स में से बहुत लोगों ने अब एग्रीगेशन मॉडल स्टार्ट किया। कोई रॉ मटेरियल कर रहा है, कोई प्लास्टिक्स का एग्रीगेशन कर रहा है, कोई मेटल का कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कर रहा है, बहुत से लोग सॉफ्टवेयर्स का कर रहे हैं। तो ये विद इन दिस इकोसिस्टम भी आज बहुत लोग एग्रीगेटर्स बन गए हैं, सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ नॉलेज। कितनी गलतियां हम लोग करते थे कि फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, अब बैंक से लोन लिया तो इंश्योरेंस करनी मैंडेटरी है, बैंकर इंसिस्ट करता है, और बैंकर ने ही टाइप कर रखा है किसी कंपनी के साथ, और ऑनलाइन आपका हर साल वो रिन्यूअल कर देते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो आपको मन में लगता है कि मैं आई एम कंप्लायंट, कि मेरी फैक्ट्री का इंश्योरेंस होगा। ऑलमोस्ट 95% केसेस में इंश्योरेंसेज रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय कमियां निकलती हैं कि आपके तो फैक्ट्री में आप मेटल का काम करते हैं, लेकिन पैकेजिंग के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था या प्लास्टिक का भी इस्तेमाल होता था। आपने तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी नई मशीनें ले ली, वो लिस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड नहीं है। आपका स्टॉक चेंज होता रहा, वो उसमें एडेड नहीं है। स्टॉक को मेंटेन कैसे करना है, डिक्लेयर कैसे करना है, वो मैच नहीं कर रहा है। बैंक को आपने अलग स्टॉक स्टेटमेंट दी है, बुक्स में अलग परचेज है। इंश्योरेंस कंपनी को उस समय कैसे प्रूव करेंगे कि क्या आपका एक्चुअल लॉस हुआ। तो हमने ये देखा कि 95% केसेस में एंटरप्रेन्योर्स को पता ही नहीं है, और ज़रूरत के टाइम पर वो 20-20 वर्ष से फायर की इंश्योरेंस तो भरते हैं, लेकिन किसी दिन नुकसान होता है तो उनको कुछ नहीं मिलता। तो हमने यहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट का काम किया कि हमने लोगों को ज्ञान देना भी शुरू किया कि कैसे अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराएं, कैसे आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, कैसे हर साल आपको अपडेट करना चाहिए, क्या बुक्स मेंटेन करें कि कल को भगवान न करे जब हादसा हो तो आपको समय से ये चीज़ें मिल सकें। तो
इकोसिस्टम में बहुत कुछ है जो ऑटो डेबिट, ऑटो क्रेडिट, ऑटो रिन्यूअल लोग क्लेम करते हैं टेक्नोलॉजी से हो गया, लेकिन एंटरप्रेन्योर को जो पे कर रहा है उसको क्या फ़ायदा मिला उसका? नथिंग। तो ऐसे में वो नुकसान न हो, वो नुकसान, ऐसे नुकसान मेरे भी हुए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत पहले से हमारी फैक्ट्री का इंश्योरेंस चलता आ रहा है, हम करते आ रहे थे। लेटर ऑन इन लाइफ हमने कोई मशीन लगाई, एक जनरेटर भी लिया, साइलेंट जनरेटर, जो फैक्ट्री के गेट पर हमने रखा। तो कभी एक बार हादसा हुआ, उस जनरेटर में नुकसान हुआ, आग लगी। ज़्यादा नुकसान नहीं था, थोड़ा सा ही था, बट हमने क्लेम फाइल किया। तो क्लेम इस बेसिस पर रिजेक्ट हुआ कि ये जनरेटर आपके बाउंड्री से बाहर रखा है। अब 20 वर्ष से हम प्रीमियम दे रहे हैं, तब किसी ने नहीं बताया, लेकिन क्लेम वाले दिन वो कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी या उनके सर्वेयर कि आपका जनरेटर बाउंड्री से बाहर है, हमने तो आपकी फैक्ट्री इंश्योरेंस की है, उसके बाहर की चीज़ नहीं। तो काश ये चीज़ पहले किसी ने बता दी होती, तो मेरा भी वो क्लेम रिजेक्ट हुआ। तो आज हमने एसओपी बनाया है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर करते हैं कि कैसे आज फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराएं। आप इंश्योरेंस से पहले फैक्ट्री का सर्वे कराएं इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर से, उससे रिपोर्ट लें कि आपके फैक्ट्री में आज कौन कौन से मटेरियल्स हैं। क्योंकि आपकी, अगर आपको लगता है कि आपकी शीट मेटल फैब्रिकेशन का काम है, तो क्लेम वाले दिन वो कहेंगे कि अरे आपके यहाँ पैकिंग में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, पैकिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ गई है और इसीलिए आपने मिस रिप्रेजेंट किया इंश्योरेंस के टाइम। तो ये चीज़ें, ये ज्ञान उस दिन देने का क्या फ़ायदा जब आदमी नुकसान में। तो बहुत सारे लेसन्स हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट ऐसे 1000 से ज़्यादा हमने SOPs तैयार किए हुए जो कि हमारे लाइफ के अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस का मिश्रण है, जो कि हम अपने मेंबर्स के साथ, अपने नए एंटरप्रेन्योर्स का शेयर करते हैं। और इसी का नाम मेंटरिंग है, बिकॉज जो गलतियां मैंने की वो आप ना करो, या जहां मुझे फ़ायदा हुआ, जिस पेड़ का मैंने आम खाया उस पेड़ को आपको वो पेड़ से भी इंट्रोड्यूस करा सकते। तो यही है नॉलेज मैनेजमेंट। और इसी नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो कि एक एंटरप्रेन्योर जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाता है, यूथफुल बनाता है, मोर सक्सेसफुल, जहाँ सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहाँ फेलियर के चांसेस मिनिमाइज होते हैं, जहाँ रिस्क जो हैं वो मिटिगेट हो जाते हैं, और जहाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हैं और आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का मिश्रण है IAM-SME ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर, ये एक तरीके से कलेक्टिव बाइंग का मॉडल हो गया। और मेरे ख्याल से ये हार्डवेयर से लेके इलेक्ट्रिकल से लेके स्टेशनरी तक अगर MSMEs जुड़ के खरीदें तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। अब इसमें सर MSMEs की एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है प्लेसमेंट की। तो क्या IAM-SME ऑफ इंडिया प्लेसमेंट में या फिर किसी भी तरीके से जो टैलेंट को रिटेन करने में हेल्प करता है? देखिए, किसी भी एंटरप्राइज के लिए हायरिंग राइट पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी एंटरप्राइज के लिए बड़ा कठिन इसलिए होता है, कोई बहुत ही ब्रिलियंट, मान लीजिए IIT का इंजीनियर है, तो क्या वो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा? तो ऐसा नहीं होगा। या कोई IIM से MBA करके आए, मैनेजमेंट करके आए, डिप्लोमा करके आए, और वो क्या वो एक छोटी सी एंटरप्राइज को ज्वाइन करेगा? तो हमने अक्सर गैप देखा कि छोटी एंटरप्राइज अगर हाँ भी करते, पहले तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, और अगर अफोर्ड करने के लिए तैयार भी हो जाए तो वो राइट कैंडिडेट उसको ज्वाइन करने में हिचकिचाता है। तो स्किल का पहला गैप तो हमने ये देखा कि कभी रिसोर्सेज नहीं है अच्छे टैलेंट को हायर करने के, और कभी आपने रिसोर्स क्रिएट भी कर लिया तो अच्छा टैलेंट तैयार ही नहीं है आपके साथ काम करने के लिए, बिकॉज आप बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ब्रेक अब हुआ है स्टार्टअप्स को लेके, बिकॉज स्टार्टअप और MSMEs में थोड़ा सा फर्क है। स्टार्टअप्स जो हैं वो स्टार्ट माइक्रो से होते हैं, लेकिन सीधे लार्ज बनते हैं। उसमें निवेश, उसकी इक्विटी, उसका थॉट प्रोसेस, उसका पूरा बिजनेस मॉडल यही है कि स्टार्ट तो चलिए आपने जीरो से किया, लेकिन सीधा लार्ज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर किया। नॉर्मली MSMEs जो 99% MSMEs हैं वो छोटा स्टार्ट करती हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसोलिडेट करती हैं, फाउंडेशंस ले करती हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में चाहे रिटेल में स्ट्रगल करती हैं, ग्रो करती हैं। तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट
है राइट टैलेंट को लाना, आइडेंटिफाई करना। तो हमने IMSME ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लेसमेंट सेल खोला। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनका NAPS प्रोग्राम में उनके भागीदारी बने। एक स्ट्राइव प्रोजेक्ट है जिसके तहत हमने काम किया और जिसमें हम यंगस्टर्स को एज अप्रेंटिसेस छोटी इंडस्ट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया और अप्रेंटिसिंग के दौरान भारत सरकार उनको एक स्टाइपेंड इंसेंटिव भी देती है, बाकी एंटरप्रेन्योर्स भी देते हैं और इसके तहत हमने काफ़ी काम किया। तो सैकड़ों नौजवानों को हमने एज अप्रेंटिस MSMEs में लगाया और जहाँ पर वो रिटेन हो गए और जहाँ पर वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो ये एक ब्लू कॉलर से लेके वाइट कॉलर जॉब्स तक कोविड के दौरान काफ़ी डार्कनेस थी, काफ़ी अंधकार था, लेकिन कोविड के तुरंत बाद जब वी शेप रिकवरी हुई तो सभी को ज़रूरत थी अच्छे स्टाफ की, सुपरवाइजर्स की, कार्य करने वाले लोगों की, एम्प्लॉयज़ की। तो उसमें हमने IMSME ने काफ़ी काम किया और हमने अच्छे प्लेसमेंट से हमारे प्लेसमेंट सेंटर्स ने टैलेंट को खोजने में, जॉब मेला लगाने में और जॉब मेला में जाके राइट कैंडिडेट्स को चुन कर लाने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके अलावा बैकग्राउंड में अपने एंटरप्रेन्योर्स के साथ कि टैलेंट को कैसे रिटेन करो, आपसे लोग छोड़ कर लार्ज कॉर्पोरेट में न जाएं, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं कि आपके लोग आपके साथ जुड़े रहें। क्योंकि अगर ग्रोथ है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो एक कर्मचारी के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल। वो आज एक छोटी फैक्ट्री में काम करता है, अगर उसको कल किसी बड़े कॉर्पोरेट में जॉब मिलती है तो व्हाई नॉट, आई मीन पीपल मेक दैट चेंज। तो ऐसे में उस एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सके। तो रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को कभी टेक्नोलॉजी के बारे में, कभी बैंकिंग सेक्टर के बारे में, बैंक से लोन कैसे लेना है उसके बारे में, एक्सपोर्ट कैसे करना है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, बिजली कैसे बचाएं, सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंसेस कैसे पूरे करें, टैक्स कंप्लायंसेस कैसे पूरे करें। तो हर समय हम तो एंटरप्रेन्योर्स को ही ट्रेन करते रहते हैं और बजाय इसके कि किसी एंटरप्रेन्योर को सरकारी नोटिस आ जाएं और वो उस दिन किसी CA के पास भागे कि बताइए मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूं, पहले से ही जागरूक करना कि ये लॉज हैं, इसका ऐसे कंप्लायंसेस करना है, कि GST क्या है और उसको कैसे कंप्लायंस करें, अपनी कंपनी को क्या बनाएं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड या SME का अपने IPO लेके आना है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं और तो IMSME ऑफ इंडिया आप समझ लीजिए एक बहुत बड़े बिजनेस हॉस्पिटल की तरह है, जहाँ पर OPD डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जहाँ पर आप जाके सलाह ले सकते हैं, अपना बिजनेस का हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, आगे आने वाली रिस्क को समझ सकते हैं और कभी कभी हम उनको सर्जरी भी सजेस्ट करते हैं, विच एक्चुअली मीन्स के कोई बिजनेस पेरेनियली लॉस मेकिंग है तो उसको बंद करने की भी सलाह हो सकती है या उसको ड्रामेटिकली चेंज करने के लिए भी हो सकती है कि इसको रेलोकेट करिए, टेक्निकल मशीन्स बदलिए, इसका ये नया मॉडल लाइए, नया पर्सपेक्टिव लाइए जिसको हम ऑलमोस्ट सर्जरी की तरह देख सकते हैं। तो राइट फ्रॉम OPD कंसल्टेंसी टू सर्जिकल थिंग्स, पॉइंट ये है कि जैसे हेल्थ के डॉक्टर्स हैं वैसे बिजनेस के भी प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कि राइट। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक सेल्फलेस मोड पर आपको कौन सलाह देता है। आपको सलाह देने में मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि अगर मैं एज इंश्योरेंस एजेंट आपको इंश्योरेंस बेचूं तो शायद मेरे मन में कहीं हो कि इस पॉलिसी में मुझे कमीशन ज़्यादा मिलती है तो मैं वो पॉलिसी बेचने की कोशिश करता हूं। लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो अपनी कमीशन को या अपनी चीज़ को पीछे रखे, पहले आपकी ज़रूरत, आपके भविष्य को समझ के ला सके, तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IMSME में ये एडवांटेज है कि सभी निस्वार्थ, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि वो अच्छा कर सके। ये अपने आप में सबसे यूनिक फीचर है। जी सर, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में MSMEs को आ रही है वो है पेमेंट रिकवरी की।
पेमेंट रिकवरी ऐसा हो गया कि लोग डरते हैं बिजनेस से, कहीं मैंने माल दे दिया पैसा वापस नहीं आया, या फिर मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरा पैसा वापस आए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो आप क्या इस पर्टिकुलर एरिया पे हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए एमएसएमईज को पेमेंट रिकवरी के मॉडल पे? देखिए, पेमेंट रिकवरी या पेमेंट उधार में माल बेचना, मुझे अभी भी याद है बचपन में हम जाते थे, दुकान के बाहर लिखा रहता था बोर्ड, आज नकद कल उधार और यही सिखाया जाता था, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन तो ये हमने बचपन से सीखा कि उधार देना मना है, उधार नहीं देना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन बिजनेस में देना पड़ता है, बिकॉज बिजनेस में पेमेंट साइकिल्स हुआ करती हैं। कभी कभी वो पेमेंट साइकिल्स ठीक नहीं चलती हैं, पेमेंट आगे से नहीं आती है, पर आपकी लायबिलिटी है, आपको तो तनख्वाह देनी है, बिजली का बिल भरना है, परिवार चलाना है, तो नेचुरली ये दिक्कत आ जाती है। और तो पेमेंट, टाइमली पेमेंट भारत के बिजनेस कल्चर में एक बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट रहा है, स्पेशली एमएसएमईज के लिए। और दुर्भाग्यवश ये बहुत बड़ा जो फैक्टर है, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। मतलब सरकारी कंपनियां सबसे ज़्यादा पेमेंट लेट करती हैं, रेलवेज, डिफेंस, पीडब्ल्यूडी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, सरकारी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मटेरियल ले लेंगी, सड़क बनवा लेंगी, पार्क बनवा लेंगी, कुछ रेलवेज का सामान है, डिफेंस का, पेमेंट से नहीं हो रही है, महीनों लग जाते हैं। और वो ऐसे में वो एंटरप्रेन्योर वो अपना तनख्वाह कैसे देगा, या बैंक की किस्त कैसे भरेगा, बैंक का इंटरेस्ट कैसे भरेगा। तो बहुत से बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते, और फास्ट ग्रो तो बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि वही पैसा अगर साल में घूम जाए तो वो साल में 12 बार अपना टर्नओवर कर सकें। लेकिन वो आज काम किया और 6 महीने बैठे हैं उस पेमेंट के इंतज़ार में, तो क्या नया काम करेंगे। तो ये एक चैलेंज रहा। लेकिन 2006 में जब ये एमएसएमई एक्ट बना, तो पहली बार और इस बात को 2006 की बात हम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आज से 18 साल पहले। तो 18 साल पहले जब पहली बार एक्ट में आया कि एमएसएमईज की पेमेंट 45 डेज में ही करनी पड़ेगी, और उसके बियॉन्ड अगर होगा तो बैंक रेट से 3 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट के वो हकदार होंगे जो देना होगा। अब जाहिर है कानून तो बन गया, कानून तो लेटर से देश में दहेज प्रथा के खिलाफ भी बन गया, लेकिन एट ए टाइम तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सोशल नॉर्म्स, वक्त के साथ टाइम लगता है उसको परकुलेट करने में। तो ये भी लॉ तो बना, लेकिन अब ये लॉ ग्रास रूट पर कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, इसमें टाइम लगा। फिर इस एक्ट में प्रावधान था कि हर राज्य सरकार एक एमएससी की फैसिलिटेशन काउंसिल स्टार्ट करेगी, जहाँ पर किसी की पेमेंट अगर डिले हो जाए, फंस जाए, ब्लॉक हो जाए, तो वहाँ पर वो अप्लाई कर सकती है। वो काउंसिल एक रिकन्सिलेशन बॉडी की तरह काम करेगा, वो दोनों पार्टीज को बुलाएगा, दोनों का रिकन्सिलेशन कराएगा। यदि रिकन्सिलेशन ना हो तो वो कोई आर्बिट्रेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर सकते हैं, खुद भी आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, और वो तय कर सकते हैं अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट कि ये पेमेंट देनी है। और तो आज 18 वर्ष में काफ़ी चेंज आया है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 100%, लेकिन आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं खुद 12 वर्ष एक हरियाणा की जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की फैसिलिटेशन काउंसिल है, 12 वर्ष में उसका सदस्य रहा। अच्छा। और हज़ारों केसेस वहाँ आए। मुझे खुशी है कि 500 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट्स हमने वहाँ रिकवर अपने एमएससीज के लिए की, हरियाणा के। तो इसी तरह हर राज्य के पास एक फैसिलिटेशन काउंसिल है। अब तो बहुत बन गई है, जैसे हरियाणा ने अब हर ज़िले में एक इस तरह की काउंसिल का गठन कर दिया है कि 20 लाख तक की पेमेंट फंसी है तो ज़िला स्तर पर निकल जाएगी, 20 लाख से ऊपर है तो राज्य की काउंसिल है, वहाँ पर ही केस जाएगा, वो रिकन्सिलेशन करेंगे, नहीं तो आर्बिट्रेशन करेंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्फ्यूजन्स थे, अलग अलग हाई कोर्ट्स की अलग अलग वर्डिक्ट्स आई, कई केसेस सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन बाय एंड लार्ज अब ये बात सेटल्ड है और क्लियर है कि एमएससी की पेमेंट देनी ही है, नहीं देंगे और केस अगर काउंसिल के सामने आएगा तो बैंक रेट से 3 गुना इंटरेस्ट एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अब बहुत मैंने ये देखा है रिजल्ट कि 50% केसेस में पहले नोटिस पर ही दोनों पार्टीज तुरंत अपना फैसला करने लगी हैं। सेकेंडली,
अभी 2 वर्ष पहले भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने अपने बजट में ये प्रावधान रखा जिसको सेक्शन 43B अमेंडमेंट के रूप में लिया गया कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एमएससी की पेमेंट करेंगे उसी फाइनेंशियल ईयर में ही आप वो खर्चा बुक कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी थोड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हुए, डिस्कस हुए कई चीज़ें, लेकिन बाय एंड लार्ज अब ये तो इम्प्लीमेंट हो गया। 1 अप्रैल 23 को ये इम्प्लीमेंट हो गया। पहला इसका इम्पैक्ट आया था 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट में, और क्योंकि उस बैलेंस शीट में वही एक्सपेंस बुक हो सकते थे जिनकी पेमेंट समय से की जाए, कि अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स को करना पड़ा। मैं ये नहीं कहता कि चैलेंजेस नहीं हैं, क्योंकि इस एक्ट का फॉर एग्जांपल भारत सरकार के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे या पीडब्ल्यूडी पे क्या इम्पैक्ट है, या रेलवेज या डिफेंस पर क्या इम्पैक्ट है? नथिंग। उनमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस तो बैलेंस शीट ही नहीं बनाते, तो 43B अमेंडमेंट का उन पर क्या इम्पैक्ट है? तो किसी एंटरप्रेन्योर ने अगर भारत सरकार को सप्लाई किया, वहां से तो पेमेंट अभी भी नहीं आई, लेकिन अब उसको आगे सप्लायर्स को देनी है पेमेंट, वरना उसके एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। तो इस तरह के चैलेंजेस तो हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा कि करीब 65-70% केसेस में एंटरप्रेन्योर्स को फायदा भी हुआ, उनकी पेमेंट टाइम से हुई, उनके बायर्स ने उनकी पेमेंट दी, और उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा से और इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी इसमें, तो ये लॉ और इवॉल्व हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की डेट में पेमेंट की चिंता मीडियम को ज़्यादा है, क्योंकि मीडियम इस लॉ से प्रोटेक्टेड नहीं है। अच्छा। ये जो पेमेंट रिकवरी का जो एमएसएमई एक्ट में प्रावधान है, उसका फायदा केवल माइक्रो और स्मॉल को मिलता है, मीडियम को नहीं। उसी तरह सेक्शन 43B अमेंडमेंट का फायदा केवल माइक्रो स्मॉल के लिए, मीडियम और लार्ज के लिए नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मीडियम एंटरप्राइज की पेमेंट कहीं फंस जाए तो उसके पास रिकवरी करना सबसे मुश्किल है। उसे वो कहाँ जाएगा सिविल कोड के अलावा? तो उसमें तो बरसों लग जाते हैं सेटल होने में। पर माइक्रो और स्मॉल की पेमेंट को एड्रेस करने के लिए बहुत अच्छे मैकेनिज्म्स बन गए हैं, और मैं यही कह सकता हूँ ऑलमोस्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, हमारे SOPs को फॉलो करिए, और फिर निडर होकर निश्चिंत होकर बिजनेस करिए। तो राजीव सर, एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है बिजनेस ओनर्स का सब्सिडी के साथ। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि क्या हरियाणा में, जहां पर आपकी फैक्ट्री है और बाकी लोगों की हम फरीदाबाद में बात कर रहे हैं, तो क्या सब्सिडीज अवेलेबल हैं और क्या सब्सिडीज अवेलेबल नहीं है अभी? देखिए, लव हेट का तो मतलब ही नहीं है, लव ही लव है। सब्सिडी तो टैक्स पेयर्स के मनी में, पैसे में से जो टैक्स हम लोग भरते हैं, पूरा देश भरता है, हर इंसान भरता है, तो वो उस टैक्स का एक हिस्सा सरकार निवेश करती है उन जगहों पर जहाँ पर उत्पादकता बढ़े, या जहाँ पर कोई कमज़ोर वर्ग है तो सपोर्ट की आवश्यकता हो। तो एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर सरकार जानती है कि यदि ये सेक्टर ग्रो करेगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्वरोज़गार मिलेगा, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी बनेंगे, और यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और कई चीज़ों की संभावनाएं हैं। तो सरकार लगातार इस सेक्टर के लिए स्पेशल स्कीम, स्पेशल पॉलिसीज़ बनाती रहती है, और केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी। तो केंद्र सरकार भी बरसों से कोई ना कोई सपोर्ट प्रोग्राम देती रहती हैं इस सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेड के लिए, सर्विसेज के लिए। उसी तरह राज्य सरकारें भी। और आपने हरियाणा का जिक्र किया, लेकिन हर राज्य सरकार बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर लगातार वो एमएसएमईज़ को सपोर्ट करने के लिए सरकार विभिन्न सब्सिडीज़ और प्रोग्राम्स, इंसेंटिव्स लेके आती हैं। जो आपने बोला लव हेट रिलेशनशिप, वो हेट वाला वर्ड इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को जानकारी नहीं होती कि कैसे मिलेगी। उससे भी ज़्यादा कई जगह पर इतना पेपर वर्क अधिक है, या ग्रास रूट पर डिले टैक्टिक्स हैं, करप्शन है, जिसकी वजह से सरकारी दफ्तरों में लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं और सब्सिडी नहीं मिलती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये एक इशू ज़रूर है, और आई एग्री, और ऐसा हर जगह है। हालांकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है,
भारत सरकार ने एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रोग्राम प्रारंभ किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हर राज्य को आसान बनाना है बिजनेस करने के लिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम केंद्र सरकार ने स्टार्ट की कि हर राज्य की रैंकिंग होगी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आपका नंबर 1 है, 2 है, 10th है, 28th है, क्या है। तो एक अच्छी चीज़ है, सभी राज्य आपस में कॉम्पीट करने लगे, अपनी पॉलिसीज़ को अच्छा करने लगे, सरलीकरण करने लगे, तो इसका फ़ायदा बिजनेसेस को मिला। लेकिन फिर भी आई एग्री कि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को इसकी जानकारी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है ये जानकारी, अब ये तो एंटरप्रेन्योर्स को खुद भी जागना पड़ेगा। मेरा अभी भी मानना है कि आज अगर बिजली का कनेक्शन लेना हो, आप बिजली का दफ्तर ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उस रास्ते तक पहुंचना ही पड़ता है। तो एक जब आप बिजनेस में आ गए तो उस बिजनेस की जानकारी भी हासिल करना एक एंटरप्रेन्योर की जिम्मेवारी है। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर को ही जागना होगा, उसको देखना होगा कि जानकारी मुझे कौन दे सकता है। मुझे याद है मैंने जब पहली बार अपना कार्य स्टार्ट किया 1985-86 में, तो उस समय मैंने अपने मित्रों से पूछा कि बताइए मैं अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी उस समय। उसी तरह और आगे जैसे जैसे काम बढ़ता गया कि आप ESI कैसे कंप्लाइंट करते हैं, या प्रोविडेंट फंड कैसे कवर होगा, लेबर वेलफेयर फंड कैसे होगा, पोल्यूशन का CTO कैसे लिया जाएगा, इनकम टैक्स, TDS, TCS, MCA की कंप्लायंसेस, आपको रिटर्न्स भरनी है समय समय पर, साल में एक बार स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को एक और रिटर्न बना के देनी है। तो इतने सारे रिटर्न्स भरने के लिए आफ्टर ऑल एक एंटरप्रेन्योर को ही जागना पड़ता है। फिर वो चाहे प्रोफेशनल से मदद ले या अपने किसी साथी इंस्टीट्यूशंस की मदद ले। तो सब्सिडीज़ बहुत हैं। मैं अगर ये बात आपको बोलूँ तो सुन के हैरानगी होगी, और आपके और इस प्रोग्राम के व्यूअर्स को भी, कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा की डायरेक्ट सब्सिडीज, ग्रांट्स और इंसेंटिव्स हैं जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर देती हैं। और कुछ तो ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें 10-10 करोड़ तक का ग्रांट मिलता है या सब्सिडी या इंसेंटिव मिलता है। तो इसीलिए जागना होगा। आप जहाँ पर बिजनेस लगा रहे हैं, समझना होगा कि उस राज्य में क्या इंसेंटिव्स हैं। जैसे बड़ी कंपनियां हैं, वो तय करती हैं कि हमें बड़ा फैक्ट्री लगानी है। अब टेस्ला भारत में आने की तैयारी कर रही है, तो टेस्ला ने आई एम श्योर पूरा सर्वे किया होगा कि गुजरात में प्लांट लगे, या कर्नाटका में लगे, या आंध्र प्रदेश में लगे, या तमिलनाडु में लगे। तो पूरा सर्वे करते हैं कहाँ पर उनको ज़मीन सस्ती मिलेगी, कहाँ की सरकार उनको थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है। तो उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर को कम से कम उस एरिया का ज़रूर सर्वे करना चाहिए कि इस एरिया में जहाँ मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, क्या कोई गवर्नमेंट सपोर्ट है, यदि है तो क्या है, और इसको ध्यान रख के काम करेंगे, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सर, इन सब्सिडीज़ में से जो सबसे रेलेवेंट और सबसे पॉपुलर सब्सिडी है, वो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के ऊपर जो सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो कि आप उसके ऊपर कुछ लाइट डाल सकते हैं कि वो कैसे अवेल करनी चाहिए, क्या सब्सिडी अवेलेबल है उन पे? देखिए, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। बिजनेस के 8-10 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर फोकस करना ज़रूरी है, और जिस पर आप फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस बेहतर होगा। अगर मैं इसको एग्जाम्पल दूं कि जो लोग जिम जाते हैं, उदाहरण के लिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके जिम के ट्रेनर्स उनको बताते हैं कि एक दिन आप चेस्ट करिए, एक दिन आप शोल्डर्स करिए, चेस्ट और ट्राइसेप करिए, शोल्डर, बैक एंड बाइसेप एक साथ करिए, लेग्स देख रखिए। तो वो अलग अलग बॉडी के आपके एरियाज में आपके हर मसल तक आप कर सकें रेगुलर एक्सरसाइज, इसके बेसिस पे एक प्लान बनाते हैं। इसी तरह बिजनेस के भी एस्पेक्ट्स हैं, और हर एस्पेक्ट को सपोर्ट करने के लिए सरकार की इंसेंटिव स्कीम है। उदाहरण के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वालिटी। ओके। अगर बिजनेस में क्वालिटी नहीं है तो फिर वो बिजनेस चलेगा कैसे? अगर एक हेयर सैलून वाला भी, आप गए हेयर कट के लिए और आपके हेयर कट आपकी सेटिस्फेक्शन से नहीं हुआ, आपको लगता है ख़राब किया,
आप दोबारा वहाँ कैसे जाएंगे? अगर आप एक शर्ट या सूट सिलवाने के लिए जाइए और अगर आपका सूट उस टेलर ने ठीक नहीं सिला तो आप दोबारा कैसे जाएंगे? बिल्कुल। तो पहली चीज बिजनेस के लिए क्वालिटी। चाहे आप कार बनाएं, टीवी बनाएं, मोटरसाइकिल बनाएं, रेस्टोरेंट बनाएं, खाना बनाएं, आप एक सड़क के किनारे जूस बेचें, अगर आप क्वालिटी देंगे तो आपके कस्टमर्स बार बार आपके पास आते हैं। आप देखेंगे कभी कभी एक छोले भटूरे या गोलगप्पे बेचने वाली दुकान भी ब्रांड बन जाती है। Exactly. और लोग कहते हैं कि चांदनी चौक में इस दुकान पे आप जाकर ये चाट जरूर खाना या ये जलेबी जरूर खाना। तो एक छोटी सी दुकान भी बरसों के हिसाब से अपनी ब्रांडिंग कर लेती है विद राइट क्वालिटी। तो क्वालिटी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके लिए सरकार इंसेंटिव और सब्सिडी भी देती है। उदाहरण के लिए आप ISO सर्टिफिकेट लें, IATF का सर्टिफिकेट लें, CE सर्टिफिकेशन लें, URL लें, बहुत सारे ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज BIS के, क्वालिटी काउंसिल के बहुत से सर्टिफिकेशंस हैं। इस तरह के सर्टिफिकेशंस पर आपको सब्सिडी मिलती है। ओके। फिर आप क्वालिटी की टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट लीजिए, लैब लगाइए, आप छोटे से छोटा या महंगे से महंगा इंस्ट्रूमेंट लीजिए, तो उसमें 50% अप टू 20 लाख एवरी ईयर लेट अस से हरियाणा सरकार अपने एंटरप्रेन्योर्स को देती है। तो अगर आप हरियाणा में फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपके हर इंस्ट्रूमेंट पर, हर लैब इक्विपमेंट पर, हर क्वालिटी इक्विपमेंट पर आपको 50% रीइंबर्समेंट मिलती है, अप टू 20 लाख एवरी ईयर। तो इसके लिए जागना होगा। और ये मजे की बात ये है कि ये स्कीम माइक्रो स्मॉल के साथ साथ मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी है। यानी 250 करोड़ तक का टर्नओवर है, डोमेस्टिक टर्नओवर अगर किसी का, तो उसको ये सब्सिडी मिलेगी 20 लाख हर साल। इसी तरह आप बिजनेस बढ़ाएं, अच्छी मार्केटिंग करें, एक्सपोर्ट करें, तो हिम्मत करें कि एग्जीबिशंस में हिस्सा लें। तो हरियाणा सरकार 2 स्कीम्स देती है आपको। एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हर साल, उसके लिए 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। एक डोमेस्टिक एग्जीबिशन हर साल, उसके लिए 3 लाख तक की है। तो यानी हरियाणा सरकार 8 लाख रुपया प्रति वर्ष हर एंटरप्रेन्योर को देती है अपने स्टेट में कि वो जाए और वो भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में हिस्सा ले, डोमेस्टिक में ले, अपने बिजनेस को बढ़ाए, बिजनेस ग्रो करे। तो मैंने अभी आपको 2 बताया, बट इस तरह से कई, कम से कम 50 से ज़्यादा। फिर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अलग सब्सिडीज़ हैं, आपके डेटा सेंटर के लिए अलग है, EV पॉलिसी अलग है, तो इंजीनियरिंग के लिए है, फार्मा के लिए है, फुटवेयर सेक्टर के लिए है। तो हर सेक्टर के लिए सेक्टर स्पेसिफिक सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स भी सरकार देती है। तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स को अपने काम के हिसाब से, किस जगह पर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको दोनों तरफ से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों तरफ से कई सब्सिडीज मिलती हैं। उदाहरण के लिए अभी दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च किया है कि अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको 2% इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलती है। ओके। उसी तरह आप अगर सर्कुलर इकोनॉमी के लिए कोई मशीन्स ले रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसके लिए 25% तक की सब्सिडी मिलती है। तो ये चीज़ें उपलब्ध हैं इकोसिस्टम में। हमें अपनी इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है मिस आउट कर जाए। और सेकंड चीज़ ज़रूर है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से ज़रूर जुड़ें, अपने जैसे मित्र हैं, साथी हैं। जैसे मित्र तय करते हैं ना कि आप क्या करेंगे शाम को, और मित्र तय करते हैं कि आप घूमने जाएंगे या काम करेंगे या इवनिंग में बैठ के सिर्फ कुछ नहीं करेंगे या सिर्फ पार्टी करेंगे या कुछ काम की बात भी करेंगे। तो बहुत कुछ मित्रों पे डिपेंड करता है। तो अपने बिजनेस को भी अच्छे मित्र दीजिए। आपके बिजनेस के मित्र कौन होंगे? अच्छी इंडस्ट्री एसोसिएशन, अच्छी बिजनेस बॉडी जिनके साथ आप जुड़िए, जो आपको इस तरह की नई नई चीज़ों के बारे में बताते भी रहें और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आपको सलाह भी दे सके। सर, क्या कोई तरीका है कि जो बिजनेस ओनर्स ये जान सके कि वो किन सब्सिडीज के लिए एलिजिबल हैं और किन के लिए नहीं? देखिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गूगल पे ना हो। ओके।
सब कुछ गूगल पर है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तो हर बीमारी का इलाज लोग गूगल पर खुद ही ढूंढ लें, फिर तो हॉस्पिटल भी ना जाएं, फिर डॉक्टर के पास भी ना जाएं। तो ऐसा कैसे होगा? इसी तरह हर किताब गूगल पे है या लाइब्रेरी में है, फिर तो आप कहेंगे स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं, क्या वो किताब निकाल के खुद पढ़ लीजिए। बिल्कुल। तो आज मैं जानता हूं कि गूगल के ज़माने में बहुत कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं, खुद से पढ़कर सीखने भी करते हैं, डू इट योर सेल्फ स्ट्रैटेजीज करते हैं, विच इज़ ओके, नथिंग रॉन्ग। बट बहुत सारी चीज़ों में यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, यू नीड स्पेशलाइज हेल्प। आज मैं भी अगर बैंक में लोन अप्लाई करता हूँ तो कभी कभी इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि मैं नहीं बना सकता हूँ, उसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बना के दे सकता है। CMA डेटा, कैश फ्लो, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, उसके बेसिस पर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, ये रेशियोज आगे आने में, तो ये चीज़ें एक फाइनेंस प्रोफेशनल बना के दे सकते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल, तो उसके लिए मुझे कोई AI प्रोफेशनल हमारे यहाँ सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसी तरह ERP सिस्टम्स बहुत एडवांस्ड है, हमारे लिए नया है, अब वो हमें आके सिखा रहे हैं और हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हर जगह आपको कोई ना कोई कोच, कोई ना कोई प्रोफेशनल, कोई मित्र, कोई साथी, कोई टीचर, कोई गुरु चाहिए। और अगर आप उनकी हेल्प लेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे, गलतियां कम करेंगे और फ़ायदा और बेनिफिट जल्दी मिलेगा। अच्छा सर, कुछ नए लॉज जो आ रहे हैं MSMEs के, आप क्या उनके ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे कि वो क्या लॉज हैं जो MSMEs को इफेक्ट करेंगे? देखिए, यहाँ मैं दो बातें कहूँगा। बहुत सारे लॉज को तो सरलीकरण किया जा रहा है, जो कल तक क्रिमिनल एक्ट्स माने जाते थे, लेकिन आज उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। देश में लगभग 24,000 बिजनेस लॉज को अमेंड किया गया है पिछले 10 सालों में, उन्हें डीक्रिमिनलाइज किया गया है, सरलीकरण किया गया है, जिससे बिजनेस करना पहले से आसान हो गया है। 2014 में भारत की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड रैंकिंग थी, उसमें हमारा नंबर लगभग 142 था, जो कि इम्प्रूव होकर 62 तक आ गया था वर्ष 2019 तक आते आते। उसके बाद से शायद ये रैंकिंग अभी नहीं हो रही है ग्लोबली, बट पॉइंट ये है कि हमने काफ़ी उसमें इम्प्रूव किया। उसी तरह राज्य सरकारों ने भी एक कंपटीशन केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया, वहाँ पर भी हुआ। तो बहुत सारे लॉज का तो सरलीकरण हुआ, लेकिन बहुत सारे नए लॉज भी बने जिसका आज पालन करना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा लॉज जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए, जिसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बरसों पहले ही डीजल की बसेस पर बैन लग गया, डीजल की टैक्सीज और कार्स पे बैन लगा। तो यहाँ हर बस CNG बस बनी, हर ऑटो रिक्शा को भी चेंज करना पड़ा अपनी टेक्नोलॉजी। तो ये तो 15 वर्ष से ये चल रहा है। बिल्कुल। फिर पटाखों पे बैन लगा, अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा 2022 में। तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं। दिल्ली NCR में डीजल जनरेटर्स पर बैन है। तो वो चीज़ जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही थी, उसको चेक करने के लिए सस्टेनेबिलिटी को लेके बहुत से लॉज नए नए बन रहे हैं, जो कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बनेंगे। तो हर बिजनेस को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एनवायरनमेंट का हम नुकसान न करें। और आज ग्राउंड वाटर यूजेज है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करानी। एक ज़माने में जब दिल किया बोर कर लिया और ट्यूबवेल लगा लिया, अब ऐसा नहीं है। अब हर ट्यूबवेल को रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। अपनी मर्जी से अगर ट्यूबवेल लगाया या बोर किया तो उस पर 5-5 वर्ष की जेल का प्रावधान है एंड हैवी पेनल्टीज है। उसी तरह एनवायरनमेंट लॉज हैं। आज डीजल का जनरेटर दिल्ली में चलाने पर बहुत सख्त लॉज हैं और पेनल्टीज हैं। तो नए लॉज बन रहे हैं, उनका कंप्लायंसेस बहुत ज़रूरी है। तो आपके बिजनेस के हिसाब से है कि कुछ सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड लॉज हैं, उसी तरह कुछ लेबर लॉज हैं जिसका पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी लॉज हैं, इंडस्ट्रियल लॉज हैं। फिर ई-कॉमर्स जब आया तो अब ई-कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए, बिल्कुल, और उन कुछ नियम बनाए गए। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, ज़माना बदल रहा है, नए नए बिजनेसेस आ गए हैं, नए नए रिस्क आ गए हैं,
तो उन रिस्क को कवर करने के लिए नए लॉज भी बनते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर के लिए अब व्हीकल्स का एंड ऑफ व्हीकल लाइफ भी है कि आज एक व्हीकल की भी लाइफ है कि 15 वर्ष के बाद अब वो व्हीकल स्क्रैप करनी है। वी हैव अ स्क्रैपिंग पॉलिसी जो पहले नहीं थी। तो ये लॉज हैं, ये हर सेक्टर पे एप्लीकेबल हैं। एमएसएमई सेक्टर को हर जगह थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन लॉज बनेंगे और उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो चाहे जीएसटी से रिलेटेड हों जो सब पर लागू हैं, चाहे इनकम टैक्स से रिलेटेड हों वो भी सभी पर लागू हैं, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, टीडीएस, टीसीएस, ये सभी कंप्लायंसेस हैं जो सब पर लागू हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं या लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पर भी लॉज हैं, नियम हैं। फिर प्रोडक्ट रिलेटेड हैं, क्वालिटी रिलेटेड हैं, पोल्यूशन रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड हैं। तो लॉज तो हर कदम पर आपको मिलेंगे जिनको हम नियम कहते हैं, जिनका पालन करना है। पहले से बहुत आसान कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत से लॉज हैं जिसका कंप्लायंस करने के लिए मेजरमेंट है, पैकिंग कैसे करनी है, पैकिंग की तो उसके ऊपर क्या डिस्प्ले होना मैंडेटरी है, जो कि ज़रूरी भी है। एक्सपायरी डेट है, अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या लाइसेंसेस चाहिए, उसी तरह आपने कुछ एक्सपोर्ट किया तो उसकी पेमेंट कैसे आएगी, सरकार को कैसे आप रिटर्न्स में डिक्लेयर करेंगे, कहाँ पर वो पेमेंट जमा करनी है। हर चीज़ पर, हर कदम पर आपको लॉज मिलेंगे। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं और कुछ लगातार चेंज हो रहे हैं। तो बिजनेस में का तो मतलब ही है, इसी का नाम बिजनेस मैनेजमेंट है कि आप इन सब लॉज का पालन भी करें और उसमें से उनके हिसाब से चलें ताकि आप गाइडेड एक रोड मैप ले सकें। अच्छा सर, अब कुछ बात करते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। इतने सारे आज की डेट के अंदर बिजनेसेस को रिस्क हैं। कौन कौन से रिस्क जो आपकी नज़र में मेजर रिस्क हैं और किस तरीके से उनको मिटिगेट किया जा सकता है? बिजनेस का तो मतलब ही है रिस्क क्योंकि रिस्क लेंगे तो बिजनेस होगा। आप क्रिकेट खेलने गए तो क्रिकेट के द बैट्समैन गया है तो हर बॉल पे उसको आउट होने का रिस्क है। बिल्कुल। और एक बॉलर के लिए हर बॉल पर उसको आउट करने की अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन बॉलर को हर बॉल पर चौका या छक्का लग जाए इस चीज का रिस्क भी है। Exactly. तो दिस इज एग्जैक्टली ऐसा ही दुनिया है, ऐसा ही बिजनेस की दुनिया है कि हम रिस्क लेते हैं, अपना निवेश करें या बैंक से लोन लें और उस रिस्क को आपने लिया। अब आपने जब तक वो रिस्क को ठीक से मैनेज किया तब तक आप एक कामयाब बिजनेसमैन माने जाते हैं। और अगर कहीं किसी भी वजह से, कोविड की वजह से, सरकार के किसी नए नियम की वजह से, इंपोर्ट की वजह से, चाइना से मटेरियल बहुत सस्ता आ गया, इस वजह से किसी और बड़ी फैक्ट्री ने मार्केट शेयर बहुत बड़ा कर लिया और आपको मैच नहीं कर पाए प्राइसिंग, इस वजह से तो किसी भी वजह से बिजनेस तो नीचे जा ही सकता है। तो बिजनेस में रिस्क बहुत सारे हैं। कुछ रिस्क ऐसे हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट की आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। फ्लड्स आपके एरिया में आ गए और आप किसी की फैक्ट्री बंद हो गई तो फ्लड्स के अगेंस्ट इंश्योरेंस की जा सकती है। तो बहुत से इंश्योरेंसेस हैं जिसको कवर किया जा सकता है। कुछ नए एस्पेक्ट्स हैं, उदाहरण के लिए प्रोडक्ट लायबिलिटी। आपने मटेरियल बनाया, आपने मार्केट में दिया, वो फेल हो गया, उसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ और उन्होंने क्लेम लॉन्च कर दिया, तो आपके प्रोडक्ट की वजह से फील्ड में अगर कोई क्लेम आया उसको भी कवर करने के लिए प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस आज है। आपने एक्सपोर्ट किया, अब आपकी पेमेंट नहीं आई, जैसे टर्की में पिछले दिनों एक अर्थक्वेक आया तो बहुत सारे भारत के लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनकी पेमेंट्स रुक गई। कोई यूक्रेन में करते होंगे और वॉर की वजह से उनकी पेमेंट्स खत्म हो गई होंगी। तो ऐसे कभी पॉलिटिकल रिस्क हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, वॉर रिलेटेड इश्यूज हैं, फ्लड्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जिसकी वजह से पेमेंट्स रुक जाती हैं। तो इस तरह की एक्सपोर्ट्स का भी इंश्योरेंस होता है आज। जहाँ पर आपने एक्सपोर्ट किया, किसी वजह से पेमेंट नहीं आई तो उसकी कवरेज आपको मिल जाएगी। इवन बैंक्स के लिए कि बैंक आज छोटी इंडस्ट्रीज को, एमएसएमईज को लोन दें और उनको हिम्मत देने के लिए एक CGTMSE स्कीम बनाई गई कि अगर बैंक का लोन ना आ पाए, वापस डिफॉल्ट हो जाए
तो CGTMSE उस बैंक को कॉम्पेंसेट करेगी। बिल्कुल। तो 5 करोड़ तक के लोन आज भारत में बिना किसी मॉर्गेज के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के आज उपलब्ध हैं। देखिए, अभी आपने जिक्र किया था कि मुझे कई साल पहले 10,000 रुपये का लोन लेना था और किसी को गारंटी लेनी पड़ी, लेकिन आज 5 करोड़ तक का लोन किसी एंटरप्रेन्योर को चाहिए तो उसको बिना माता पिता को भी गारंटी नहीं देनी है, कोई मकान, कोई दुकान गिरवी नहीं रखनी है, और ये लोन मिल जाता है। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि रिस्क बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिस्क को कवर किया जा सकता है, बहुत सारे रिस्क को हमें मैनेज करना पड़ता है। आग न लगे उसके लिए फायर सेफ्टी मेजर्स लेने ज़रूरी है। उसी तरह फैक्ट्री में एक सेफ्टी इक्विपमेंट्स का होना ज़रूरी है। आज साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरी है। साइबर बहुत बड़ा रिस्क है जिसमें फ्रॉड्स हो जाते हैं, उससे कैसे अपने आप को बचें। आज आपने कोई चीज़ इनोवेट की और अब आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, पेटेंट नहीं कराया या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क नहीं लिया, तो कल वो मिसयूज़ हो जाएगा, कोई और उसको यूज़ कर लेगा। एग्जैक्टली। तो इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा आपके IPR का। तो अपने IPR को प्रोटेक्ट करना वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक रिस्क है जिसको अब आपको प्रोटेक्ट करना है, अब क्योंकि वो आपकी नॉलेज है, एंड नॉलेज इज़ ऑल्सो वेल्थ। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि फ्रॉम हेल्थ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू एसेट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, और इन सभी रिस्क को समय समय से आइडेंटिफाई करना, उनको कवर करना या उनको कम करना, और एक कॉन्टिजेंसी फंड भी रखना कि कभी कोविड टाइप का कोई चीज़ दोबारा आ जाए तो क्या आप 1-2 महीना 3 महीना बिना इनकम के अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे, बैंक की कहीं कोई किस्त भर पाएंगे अगर आपकी पेमेंट कहीं फंस जाए। तो रिस्क तो बहुत है बिजनेस में, लेकिन हर जगह उस रिस्क को समझना, मेजर करना, कम करना और कवर करना, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम। तो अगर आपकी एडवाइस को सम अप किया जाए तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस ओनर्स को सबसे पहले अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस रिस्क के पैरेलल कौन सा इंश्योरेंस अवेलेबल है वो लेना चाहिए ताकि उसको रिस्क मिटिगेट हो सके। जहाँ तक कवर कर सकें ज़रूर करना चाहिए इंश्योरेंस। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहता हूँ कि अगर सिंगल ओनर है, एक छोटा बिजनेस है और उसमें सिंगल पर्सन ही इज़ द प्रोप्राइटर, और उन्होंने मान लीजिए 2 करोड़ का लोन लिया और बिजनेस स्टार्ट किया, भगवान न करे आज किसी एक्सीडेंट में किसी वजह से अगर डेथ हो गई तो फैमिली पे क्या लायबिलिटीज, कल कौन वो करेगा? अगर उसका मकान गिरवी है या कुछ और मॉर्गेज है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको एक्वायर कर लेगा और ऑक्शन कर लेगा, तो फैमिली के लिए हमेशा के लिए इम्पैक्ट आ जाएगा। तो व्हाई नॉट, इट मेक्स सेंस कि अगर आपके पास 2 करोड़ का लोन है और आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों नहीं 2 करोड़ की कोई टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी लेके रखते हैं, बिल्कुल, ताकि भगवान न करे अगर कुछ हो तो परिवार के पास इतना पैसा ज़रूर आए कि बैंकों का कर्ज वापस कर सकें और बिजनेस को फिर रखना है, चलाना है, बेचना है, वो उनका निर्णय हो। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रेजेंट डे ऑपरेशन, इट इज़ अबाउट अनफोरसीन थिंग्स इन फ्यूचर, कि वो चीज़ें जो अभी नहीं हैं और अनहोनी चीज़ें, जो दुर्घटनाएं जो हो सकती हैं, संभावनाएं हैं जिसकी, उन्हें आज समझना होगा। देखिए, एक कल्चर की बात होती है हमारे यहाँ, मौत की बात करना, डेथ की बात करना, नुकसान की बात करना अच्छा नहीं माना जाता। कोई बोले तो लोग कहते हैं शुभ शुभ बोलो, प्लीज़ ये बातें मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं अपनी फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ बनाता हूँ और बाज़ार में बेचता हूँ तो हम उसका एक FMEA एनालिसिस करते हैं, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, कि मैंने कोई चीज़ बना के बेची, कस्टमर को ठीक क्वालिटी मिले, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ गलत होने की संभावना है, पहले से उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है और उसे पहले से ही रिस्क प्रूफ करना पड़ता है, फुल प्रूफिंग करनी पड़ती है ताकि वो गलती ना हो। उदाहरण के लिए मैं फल बेचता हूँ और वो पैकिंग करके बेचता हूँ, लेकिन जब तक आप तक पहुँचा और वो फल ख़राब हो गया तो फिर आपको लगेगा कि मेरी क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो वो फल आप तक सही पहुँचे तो मुझे
देखना है पैकिंग कैसे की जाए, कितने टेम्परेचर में उसको लिया जाए, जिस गाड़ी में आप तक पहुँचे उस गाड़ी में क्या वो कूलर या रेफ्रिजरेटर है या नहीं है। तो कई फल बहुत डेलिकेट होते हैं, आइसक्रीम की तरह उन्हें आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, और कहीं आप थोड़ा फ्रीली रख सकते हैं। तो अपने बिजनेस के हिसाब से ऐसे ही आपको रिस्क समझना है और उन रिस्क के बारे में बात करनी है, चर्चा करना है, देखना है क्या हो सकता है। तो राजीव सर, अब आते हैं फंडिंग के बारे में। क्या बिजनेस ओनर्स के पास फंडिंग के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, थोड़ा उसको हाईलाइट कर दीजिए। देखिए, बिजनेस का तो मतलब है निवेश, और ऐसा बहुत से बिजनेस हैं जो कम पैसे में स्टार्ट हो जाते हैं, या लेट से इवन बिना पैसे में कंसल्टेंसी बिजनेस। लेकिन फिर भी वक्त के हिसाब से आप देखेंगे कि हर जगह निवेश की आवश्यकता होती है, स्पेशली अगर बिजनेस को स्केल अप करना पड़े। तो बिजनेस को फंड अरेंज करने का जो टिपिकल सबसे ज़्यादा प्रथा है वो है घर से फंडिंग करने की। माता पिता सपोर्ट करते हैं, परिवार सपोर्ट करता है, मित्र करते हैं, लोग बाजार से लेते हैं। भारत में आज भी 85% बिजनेसेस ऐसे हैं जो माता पिता, परिवार या मार्केट से पैसा लेके काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस से फंडिंग करती है। जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है वो केवल 15% एंटरप्रेन्योर्स के पास है, और ये दायरा लगातार बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बढ़ भी रहा है लगातार। आज डिजिटल फाइनेंस और फिनटेक कंपनीज बहुत सारा आ गए हैं जो कि छोटे छोटे लोन्स भी विद इन सेकेंड्स एक ऐप के माध्यम से दे देते हैं। लेकिन एक टिपिकल एंटरप्रेन्योर के लिए ज़्यादातर डेट एक रास्ता है, उसके लोग बैंक्स जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जाते हैं, वहाँ पर भी वैरायटी है। आपको टर्म लोन चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, आपको सीसी लिमिट या वर्किंग कैपिटल लिमिट चाहिए, फैक्टरिंग करनी है, बिल डिस्काउंटिंग कराना है, एक्सपोर्ट पैकेजिंग फाइनेंस करना है। तो कई तरह के बैंक फाइनेंसेस हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, बैंक गारंटी चाहिए। तो फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड हर तरह के लिमिट्स हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आज इस देश में 5 करोड़ तक का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के उपलब्ध है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट ठीक है, अगर आप अपने बैंकर को कन्विंस कर सकते हैं कि आपको इस पैसे की ज़रूरत है और आपने अपना मार्जिन मनी दिया, तो बाकी पैसा बैंक आपको फाइनेंस कर सकता है। टिपिकल इसकी रेशियो 75-25 होती है कि 25% ऑन प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन और 75% बैंक का। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, कई जगह 80-20 है, कई जगह 75-25 है, कुछ बैंक 70-30 पे काम करते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज प्रोमोटर्स का कुछ कंट्रीब्यूशन, बाकी बैंक का। तो डेट फंड एक रूट है एमएसएमई सेक्टर के लिए जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स और बन गए हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड्स का एक प्लेटफॉर्म है कि जो आपने सेल किया तो आपके बायर अगर बड़ी कंपनीज हैं, 500 करोड़ या उससे बड़ी कंपनीज जो हैं, उन्हें अब अपने सभी बायर्स की डिटेल उस पोर्टल पे डालनी होती है, जिसमें वो बताते हैं कि हमने ये मटेरियल लिया और उसकी पेमेंट हम 60 दिन बाद देंगे या 45 दिन बाद देंगे। तो वो पेमेंट्स को फाइनेंस कंपनीज या बैंक्स डिस्काउंट कर देते हैं। तो ट्रेड प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिस पर आज अगर माल बेचा और वो माल एक्सेप्ट हो गया तो उसकी डिटेल आ जाएगी। पेमेंट आपको बायर ने अगर कहा है 2 महीने में देना, लेकिन इस बीच में कोई बैंक आपको फंडिंग कर देगा। तो ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री फंडिंग है जो कि आपको बहुत कम रेट्स में मिल जाती है। तो ट्रेड्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आपको एक तरह से फैक्टरिंग या लिक्विडिटी आपकी जल्दी क्रिएट कर देता है। फिर नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स हैं जिसमें कभी आप कोई चीज़ मॉर्गेज करके आपको फंड्स मिल जाते हैं, जिसमें कि आप गारंटीज़ देनी है, बैंक गारंटीज़ देनी है टेंडर भरते समय। हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ कि देश में अभी बहुत सारे अच्छे लॉज बन गए हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज अगर किसी टेंडर के लिए सरकारी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो अब उन्हें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं, उन्हें कोई EMD जिसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं, और उन्हें कोई बैंक गारंटी भी कभी कभी नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ टेंडर। लेकिन जब बिजनेस मिलेगा, टेंडर मिलेगा, तो शायद तब टेंडर कंडीशंस में कोई बैंक गारंटी चाहिए हो, तो उसके लिए भी लोन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो टिपिकल जो रास्ता है वो डेट का है। डेट के अलावा दूसरा रास्ता है प्राइवेट इक्विटी का। ये MSME सेक्टर में कम है। नॉर्मली प्राइवेट इक्विटी
उन बेहतरीन स्टार्टअप्स को मिलता है या उन कंपनीज को मिलता है जिनका हाई ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि एक प्राइवेट इन्वेस्टर आपकी कंपनी में निवेश करेगा और वो चाहेगा कि आपकी कंपनी अब इतनी ग्रो कर जाए कि वो एग्जिट ले सके 2 साल 4 साल बाद और एट अ पर्टिकुलर ग्रोथ रेट, चाहे आईपीओ के माध्यम से, स्टॉक लिस्टिंग के माध्यम से या एनी अदर एग्जिट ऑप्शन। तो ये जो प्राइवेट इक्विटी है ये ज़्यादातर स्टार्टअप्स को या बहुत हाई पोटेंशियल एसएमईज को मिलता है। Okay. जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स टिपिकली डेट फंडिंग से नहीं आते। तो अभी जो स्टार्टअप इंडिया का ज़माना है और आज 1 लाख से ज़्यादा भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, उन्हें फंडिंग बेसिकली इन्वेस्टर बेस्ड फंडिंग मिलती है, वेंचर फंडिंग मिलती है, एंजल फंडिंग मिलती है और उसी पर वो पिचिंग करते हैं और उसी के आधार पर उनकी ग्रोथ होती है। और फंड रेजिंग, इनिशियल फंड रेजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम, कि पहले 5 वर्ष में वो चाहते हैं कि साथ फंड आए, साथ परफॉर्मेंसेस आए, ताकि उसके बेसिस पे सीरीज ए सीरीज बी फंडिंग लगातार मिलता रहे। बट दैट इज़ फॉर द स्टार्टअप वर्ल्ड। स्टार्टअप वर्ल्ड एमएसएमई वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है और हम लोग आज स्टार्टअप की बहुत चर्चा करते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन याद रखिए कि हर एक कामयाब स्टार्टअप के पीछे 1 लाख और स्टार्टअप या स्टार्टअप आइडियाज भी होंगे जो कहीं स्ट्रगल कर रहे हो। Exactly. तो एमएसएमईज में थोड़ा सा डिफरेंट है दुनिया। तो जहाँ ज़्यादातर परिवार से फंडिंग आएगी या डेट फंडिंग आएगी। फॉर्चुनेटली डेट अब बिना कोलेटरल के मिलने लगा है, ये एक अच्छा स्टेप है। और सबसे बड़ी चीज़, माइक्रो सेक्टर तक आज सरकार सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के लिए 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की स्थापना की, इसको इंस्टीट्यूशन किया है, इनॉग्रेट किया। तो यहाँ एक फूल माला बनाने वाले को भी, एक बहुत छोटे से ट्रेड जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, आज उनको भी एक टूल किट गिफ्ट में मिल रही है। साथ 2 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है बिना किसी गारंटी के, ताकि वो काम करे। वो लोन अगर समय से चुकता हो जाए तो नेक्स्ट 5 लाख का लोन मिलेगा, फिर वो समय से चुकता हो तो कल को 10 लाख का मिलेगा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना भी आज 1 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को इस देश में मिल चुकी है, जो कि माइक्रो से भी छोटे, जिन्होंने कभी अपने आप को एंटरप्रेन्योर ही नहीं माना, लेकिन उन कारीगरों को भी आज ये योजना मिल रही है। छोटे से छोटा हाथ का काम करने वाले को भी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ रहा है डिजिटल माध्यम से, भारत की सरकार की नई स्कीम्स के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, और जैसे विस्तार हो रहा है वैसे वैसे इस देश में उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का विकास हो रहा है। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आज आ सकते हैं। और रेयर मुझे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जब कोई कहता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे लोन नहीं मिल रहा। फैक्ट ये है कि हर बैंक लोन देने के लिए ही बैठा है और वो कस्टमर्स को ढूंढ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमें लोन लेना नहीं आता। तो ये समझना भी जरूरी है कि क्या मेरा बिजनेस लोन देने लायक है, क्या मैं बिजनेस की कंप्लायंसेस पूरी कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस में क्या ऐसी कमी है कि बैंक मुझे लोन नहीं देना चाहेगा। तो उसको समझना जरूरी है। इसके लिए अच्छे मेंटर से सलाह लें, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें और मिडिल मैन को हटा दें। ये मिडिल मैन, ये बीच में दलाली करना, अब वो जमाना गया। आज वक्त है क्लीन बिजनेस का, राइट बैलेंस शीट का। इतनी बेहतरीन काम करिए, सब प्रॉफिट्स इतने अच्छे हों आपके बुक्स में कि अगले साल जब दोबारा आप बैंक के पास जाएं, नई बैलेंस शीट उनको दें, तो वो बैलेंस शीट देख के आपके बिजनेस में और लोन देना चाहे। तो वो बुक्स पे आधार है। आप ये नहीं कह सकते कि बुक्स में तो कमाई नहीं है लेकिन एक्चुअल कमाई, तो वो जमाना गया। आज जो फेयर ट्रांसपेरेंट बिजनेसमैन है, जिसकी बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है, जो जीएसटी भरता है, जो एडवांस टैक्स देता है, जो टीडीएस टीसीएस की कंप्लायंसेस करता है, आज विद इन मिनट्स बैंक का कंप्यूटर
उनका वो सारा डेटा निकाल लेता है, सिबिल का, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, उनके पुराने लोन के ट्रैक रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड के ट्रैक रिकॉर्ड्स। विद इन सेकेंड्स ये पूरा इंटरनेट से सारा डेटा कंप्यूटर निकाल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से ही 1 घंटे से भी कम समय में आज एक एंटरप्रेन्योर को 5 करोड़ तक का लोन सैंक्शन हो जाता है। तो इसके लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, इसके लिए कंप्लायंसेस चाहिए। तो विश्वास रखिए कि आज देश का इकोसिस्टम एक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, और जो कमियां भी थी हमारे पुराने लॉज में, धीरे धीरे उन लॉज को बदला जा रहा है, सरलीकरण किया जा रहा है, आसान हो रहा है। टेक्नोलॉजी की हेल्प लीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लीजिए, अच्छे प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए, IMSME ऑफ इंडिया की हेल्प लीजिए, और मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएंगी। थैंक यू फॉर द डिटेल्ड आंसर सर। अब थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ सेल्स के बारे में। आपने अपनी कंपनी को 0 से स्टार्ट किया, 100 करोड़ प्लस रेवेन्यू तक लेकर गए। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि B2B सेल्स, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए और कैसे क्रैक करना चाहिए? देखिए, B2B हो या B2C हो, स्ट्रैटेजीज दोनों में कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, कस्टमर को लगातार सेटिस्फाई करना वो प्राइम है। चाहे बिजनेस, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि चाहे आपकी कैमरा टीम है, आज अगर उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया और आप अगर सेटिस्फाइड हैं कि आपकी कैमरा टीम अच्छा शूट करती है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आप देंगे और बढ़ता रहेगा, 20 रेफरेंसेस और मिलेंगे। इसी तरह से बिजनेस में होता है। B2B बिजनेसेस में जो सप्लाई चेन बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, उनके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज तो ये है कि आपको सेल की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहती। अब मान लीजिए आप एक अच्छे बड़ी कंपनी के सप्लाई चेन में आ गए, तो अब उनको जितना मटेरियल चाहिए आप उनको दे रहे हैं। अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया तो आप सिर्फ फोकस करिए अच्छी क्वालिटी पे, अच्छी प्रोडक्शन पर, और आप उनको जिसको हम कहते हैं QCD, क्वालिटी कॉस्ट डिलीवरी, इन 3 चीज़ों पे आपने फोकस किया और आप कर सकते हैं। फिर उनका कोई नया मॉडल आ रहा है, कोई कार का नया मॉडल आ रहा है, तो उसके लिए वो आपको नया प्रोडक्ट देंगे, आप उसको टाइम से डेवलपमेंट करिए फटाफट, ताकि उसके हिसाब से हो। तो QCD के साथ एक D और लग गया, क्वालिटी कॉस्ट डिलीवरी एंड डेवलपमेंट, QCDD। तो इसी तरह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ती जाती है, सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो साथ में S लग गया एक और, एक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट बनी तो एक S और लगा। तो और फिर इन सब को करने के लिए आपको राइट मैन पावर चाहिए, तो या मैनेजमेंट रिसोर्सेज चाहिए, तो एक M लग गया। फिर मनी चाहिए तो एक M और लगा। तो अब ये QCD ये चेंज हो गया QCDD MMSS, क्वालिटी कॉस्ट डिलीवरी डेवलपमेंट मैन पावर मनी सेफ्टी सस्टेनेबिलिटी। तो वाइडन होता गया। तो आपका एक इंजन है, इंजन जिस स्पीड से चल रहा है या उसकी क्या डिमांड है, आप वो मीट करते गए और पूरा करते गए। तो B2B जर्नी का सक्सेस यही है कि कस्टमर फोकस रखिए और करिए, और यही हमने किया है। कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट 2 दिन में चाहिए तो 2 दिन में देना है, 6 महीने में समय है डेवलपमेंट का तो 6 महीने लगते हैं। लेकिन चैलेंजेस, प्राइसिंग हमारे हाथ में नहीं, कस्टमर की मर्जी पे। प्राइस एक बार सेटल हो गया, बरसों पहले किसी कंपोनेंट का रेट सेट हुआ, आज भी वही है। उसमें प्रोसेस में चेंज नहीं आया। रॉ मटेरियल चेंजेस मिल भी गए, इंक्रीज के या डिक्रीज के, लेकिन प्रोसेस कॉस्ट में इंक्रीज नहीं मिलता है, बहुत रेयर है। तो इसलिए बहुत कुछ कस्टमर के हिसाब से करना पड़ता है। कस्टमर की डिमांड बढ़ती जाती है। कस्टमर को मटेरियल कल तक बैग में भेजते थे, फिर कस्टमर ने बोला मुझे बिन चाहिए, फिर बिन के बाद आ गया कवर्ड बिन चाहिए, कवर्ड बिन के बाद जिस ट्रक में आप गाड़ी भेजते हैं मटेरियल, वो ट्रक भी कवर्ड चाहिए, फिर उस ट्रक के ड्राइवर ने भी सेफ्टी शूज पहने हो और उस ट्रक पे एक रिवर्स हॉर्न भी लगा हो, वो भी एक रिक्वायरमेंट में ऐड होता चला गया। पॉइंट ये कहने का है कि इम्प्रूवमेंट का कोई एंड नहीं, कस्टमर डिमांड और एस्पिरेशंस का भी कोई एंड नहीं। और अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम ठीक है, अगर आपकी वैल्यू एडिशन ठीक है, तो लगातार प्रोडक्टिविटी। आज तो हम बहुत सारे कस्टमर्स के साथ
ईयर ऑन ईयर प्रोडक्टिविटी पे बिजनेस लेते हैं, 2% ईयर ऑन ईयर प्राइसेस डिक्रीज होते हैं। मार्केट में इन्फ्लेशन 5-7% हर साल बढ़ रहा है, लेकिन कस्टमर एग्रीमेंट ये कह रहा है कि पहले 3 वर्ष में आपसे 2% हर साल डिस्काउंट लेंगे या 3% ईयर ऑन ईयर डिस्काउंट लेंगे। तो ये चैलेंजेस हैं आज के बिजनेसेस में, लेकिन करना पड़ता है। मॉडल्स बहुत तेजी से चेंज हो जाते हैं, कई मॉडल्स में डेवलपमेंट कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाती है, क्योंकि वो मॉडल बहुत जल्दी चेंज हो गए, क्योंकि बिजनेस अल्टीमेटली रिस्क है। कभी बड़ी कंपनीज बंद भी हो जाती हैं, जनरल मोटर्स, फोर्ड और कई कंपनीज हैं, कई मॉडल्स से एग्जिट ले लेते हैं, नई कंपनीज आ जाती हैं, मार्केट शेयर्स में चेंजेस आ जाते हैं, पेट्रोल व्हीकल से आप सडनली ईवी पे आ जाते हैं, ईवी के बाद हो सकता है कल आप हाइड्रोजन या सोलर व्हीकल्स पर आ जाएं। तो ये टेक्नोलॉजी रिस्क भी हैं जो कि सामने है। तो इन B2B you have to run at the speed of the engine। आप उसको वैल्यू करिए और एक एथिकल बिजनेस, प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस की आप फाउंडेशन रखिए। टीम्स को वो कल्चर दीजिए कि वो भी अपने कस्टमर को सुने, क्योंकि अल्टीमेटली टीम ने आपके कस्टमर से बात करनी है, तो उनको भी वही फील या वही वर्क कल्चर उनके होना चाहिए जो टॉप मैनेजमेंट सोचता है। तो इन सब के लिए लगातार एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कहते हैं ना, मैन मशीन मटेरियल मेथड। मटेरियल आप ले लेंगे, पैसे अगर अरेंज हो गए तो फैक्ट्री खरीद लेंगे, प्रोसेस ले लेंगे, टेक्नोलॉजी ले लेंगे, लेकिन जो पहला M है ना, मैन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किन को आप हायर करेंगे, उनको अपनी टीम का हिस्सा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, वो आपके प्रिंसिपल्स को कितना समझ पाएंगे, विल दे लिव अप टू दोज SOPs and those operational guidelines and those cultural values, और फिर उसको कस्टमर तक ट्रांसलेट करना। तो मुझे लगता है कि ये सभी एक बेहतरीन जर्नी है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैंने तो बहुत छोटे से बिजनेस स्टार्ट किया, अभी वी आर नाउ मिड साइज कॉरपोरेट, बट अभी आगे आने वाले समय में हम भी तैयारी कर रहे हैं कि हम और अच्छा करें और पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, हमारे भी शेयर्स की लिस्टिंग हो, हमारी भी वैल्यूएशन मार्केट में हो, हम भी ग्लोबल फुटप्रिंट पे जाएं। तो एक जर्नी है, और अगर आप राइट फोकस से, इन राइट प्रिंसिपल्स, अगर आप उसको फॉलो करेंगे और एक अच्छी HR वर्किंग टीम रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आज पहली चीज़ वो है। अगर एक अच्छी HR टीम है तो आई थिंक फिर मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। सर 5 मिनट के अंदर आपने ये सिखा दिया कि फैक्ट्री को रन कैसे किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट, फॉर योर आंसर्स। वी आर वेरी थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रतीक जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी। इट वॉज रियली अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू।